हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ नेक्स्ट IAS। मैं हूँ सुप्रिया सिंह। हिस्ट्री हैज़ बीन मेड बट नॉट द काइंड वी सेलिब्रेट। First time in the history of India, removal proposal for Chief Election Commissioner has been put forward in the both houses of parliament. और ये न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस। तो आज हम इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे कि व्हाई इज दिस न्यूज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो चलिए, राज्यसभा चेयरमैन लोकसभा स्पीकर रिजेक्ट्स ऑपोजिशन मूव टू इम्पीच द CEC ज्ञानेश कुमार। तो इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में इनके रिमूवल की जो है वो प्रपोजल दी गई है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं और अगर मैं रिमूवल की बात करूं तो इनकी रिमूवल सिमिलर टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है सेम रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होता है। और अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अंडर द आर्टिकल 324 और 324 टू 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शंस की इंडिया में बात करता है। ठीक है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया इज अंडर द हैंड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी स्टेट लेजिस्लेचर हो गई या पार्लियामेंट हो गई, इनकी इलेक्शंस कौन कराती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो हेड करते हैं वो कौन है? उनको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1989 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ दो और एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। 1990 में इनको फिर से हटा दिया गया था, सिंगल CEC बचे थे, और 1993 में रीअपॉइंटमेंट हुई थी। यानी कि अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कितनी मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर्ड बॉडी है। और इन्हीं के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके रिमूवल है, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और उनके रिमूवल जो है वो होती है किस प्रोसेस से? सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा इशू किस तरीके से इरप्ट हुआ और क्या हुआ है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम इसमें देखें तो आप देखो कि यहाँ लिखा है कि रिजेक्शन ऑफ मोशन टू रिमूव द CEC इन 2026। रिजेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि कहीं ना कहीं मोशन आई होगी, प्रपोजल आया होगा, तभी तो वो रिजेक्ट होगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अगर ध्यान होगा तो हमने SIR पढ़ा था, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो इट वाज इन द ईयर 2025, ठीक है, जब अगस्त में SIR की वजह से ऑलरेडी ज्ञानेश कुमार को क्वेश्चन किया जा रहा था। इन्हें क्वेश्चन किया जा रहा था कि जो एक अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, जो एक नॉन पार्टीसन एटीट्यूड है, वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं पार्टीसन एटीट्यूड दिखाती है हमारे करंट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स। उस समय की इशू की वजह से 2026 में इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पार्टीसन एटीट्यूड का एलिगेशन लगा करके और एक प्रपोजल आता है दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में। अब इम्पीचमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की, उस इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए समझना कि वो इम्पीचमेंट प्रोसेस गाइड होती है 2 रेगुलेशन से। पहली जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है, उसमें इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और उसके बाद दूसरा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इन दोनों से इसको जो है गाइड किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के अंडर में प्रोसेस क्या है? तो इसमें प्रोसेस यही है। अगर मैं जजेस इंक्वायरी एक्ट की बात करूं तो रिमूवल की, इम्पीचमेंट की ये प्रोसेस है कि कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 100 MPs लोकसभा में, मिनिमम 100 MPs लोकसभा में रिमूवल के लिए प्रपोजल उनका देना मैंडेटरी है। सिमिलर टू दैट 50 MPs राज्यसभा में रिमूवल के लिए प्रपोजल देना जरूरी है। और अगर ये प्रपोजल रिमूवल के लिए देते हैं तभी ये प्रपोजल जो है वो आगे जाती है, और तब लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं।
अब अभी 2026 में क्या हुआ, तो 2026 में 100 एमपीज लोकसभा के उन्होंने प्रपोजल दे दिया और 50 एमपीज राज्यसभा के उन्होंने भी प्रपोजल दे दिया। और ये प्रपोजल क्योंकि 100 की जगह तो 130 एमपीज ने दिया था प्रपोजल कि ज्ञानेश कुमार को रिमूव किया जाए, इन पे इम्पीचमेंट मोशन जो है वो लगाया जाए। सिमिलरली राज्यसभा की बात करूं तो 2026 में ज्ञानेश कुमार के लिए 63 एमपीज ने जो है वो प्रपोजल इम्पीचमेंट का दे दिया। अब ये प्रपोजल जाती है अकॉर्डिंग टू जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये प्रपोजल जाती है किसके पास, तो लोकसभा के चेयरमैन के पास। और लोकसभा के चेयरमैन अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं, राइट। और राज्यसभा के आई एम वेरी सॉरी लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हैं, राइट। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन जी है। अकॉर्डिंगली क्योंकि ये मिनिमम नंबर है वो तो फुलफिल हो रही है, ये क्रेडेंशियल्स फुलफिल हो रही है, तब आखिर उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, यही क्वेश्चन है। क्योंकि ये ध्यान रखना, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है स्पीकर की और चेयरमैन की कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और इसी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके ना ही लोकसभा में इस प्रपोजल को ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया और ना ही राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन जी ने एक्सेप्ट किया। अगर आपको याद होगा तो 2025 वाज द टाइम जब जगदीप धांकड़ जो कि एक राज्यसभा चेयरमैन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रिजाइन किया था। और उसके बाद अगस्त के बाद जो है वो सीपी राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उन्होंने भी राज्यसभा में इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे इशू खड़ा किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ऑपोजिशन के द्वारा। ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये कह रही है, तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर आप क्यों नहीं इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है उसके मोशन को आप हाउस में एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि इसी साल फरवरी मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया, ज्ञानेश कुमार जी ने ये अनाउंस किया कि हम केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, वेस्ट बंगाल में हम इलेक्शंस कराएंगे। और आपको पता होगा कि इलेक्शंस कराने के लिए उसका पहला स्टेप अभी वो लोग क्या ले रहे हैं, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि बिहार में भी हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा। और अब कहा जा रहा है कि इन स्टेट्स में भी आप जो इलेक्शंस कराएंगे तो कहीं ना कहीं मालाफाइड इंटेंशंस पे, इनके इंटेंशंस पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप मालाफाइड तरीके से आप इलेक्शंस करा सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे जो है सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है, जिसकी वजह से इनको बोला जा रहा है, ऑपोजिशन बोल रही है कि ये सरकार जो है, ये जो करेंट जो गवर्नमेंट है वो चाह नहीं रही है कि इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो ये किया जाए, रिमूव किया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल होती है, आर्टिकल 124 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा। तो उनके रिमूवल की दो ही क्राइटेरिया है। क्या है वो दो क्राइटेरिया, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और सीईसी को भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव किया जाता है तो उसके भी रिमूवल की दो क्राइटेरिया है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन वो तो तब प्रूफ होगी, अगर हम पूरी बात करते हैं यहाँ पे तो क्या कैसे प्रूफ होगी, वो तभी प्रूफ होगी जब इन मोशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर एक्सेप्ट करने के बाद बाय द चेयरमैन एंड बाय द स्पीकर इस पे 3 मेंबर कमेटी बनेगी। 3 मेंबर कमेटी इस पे इंक्वायरी करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, रिपोर्ट डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी, तब तो जाकर के रिजल्ट आएगा। बट एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो आगे नहीं जा सकते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यही चीज यहाँ पे लिखा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ कैन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी रिमूव्ड। सो मैंने ऑलरेडी बताया था आर्टिकल 324 के बारे में। 324 क्या कहती है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल टू कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 324 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सीईसी जो है इट एंजॉयज द प्रोटेक्शन सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। और उनके रिमूवल के लिए 100 एमपीज लोकसभा में जो है वो साइन करने चाहिए प्रपोजल, और 50
50 MPs राज्यसभा में, और हुए कितने, 130 ने साइन किया और 63 ने किया, फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी, लोकसभा स्पीकर की और राज्यसभा के चेयरमैन की। पार्लियामेंट मस्ट पास द मोशन विद द मेजोरिटी। अब ये कौन सी पार्लियामेंट में जो मोशन पास होती है वो कौन सी मेजोरिटी से होती है, तो उसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ओके, स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ द total membership of the house plus 2/3 of the members present and voting. Okay, now we will talk about why the motion was not accepted. motion क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया। अब ऑपोजिशन ने एलिगेशन क्या लगाया, आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट जो लीडर्स है, जो हाउस के जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन है, उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, तो अगर आप देखोगे रीजन इंडिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि आफ्टर केयरफुल एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट द मोशन वाज नॉट एडमिटेड। उन्होंने ऑब्जेक्टिवली इसको असेस किया, उन्होंने लगा कि नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड और दिस इज नॉट नीडेड। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, तो अगर वो नहीं भी बताते हैं उसका रीजन, तो ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से हमारे संविधान का खंडन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, डिसीजन टेकन अंडर द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द रिमूवल प्रोसीजर एंड नो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन व्हाट ऑफिशियली प्रोवाइडेड वाज ऑफिशियली प्रोवाइडेड। नाउ two important laws govern the removal procedure. I told you already, Judges Inquiry Act 1968, and the other is Chief Election Commissioner and other election commissioner appointment conditions of service and term of office Act 2023. All right. उसके बाद मोशन मेट मिनिमम सिग्नेचर रिक्वायरमेंट, मिनिमम सिग्नेचर हो गई रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर भी स्पीकर और चेयरमैन ने इन्हें क्या नहीं किया, स्पीकर और चेयरमैन ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और प्रोसीजर किससे किससे लिंक्ड है, आर्टिकल 324 राइट, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, आर्टिकल 124 राइट रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, एंड एट लास्ट इज CEC अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, एंड द इशू स्पार्क द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। ओके, चलिए अब लास्ट में एक आपका यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू है, आप जरूर इसका आंसर दीजिए अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। द रिमूवल ऑफ द सीईसी इज डन इन द सेम मैनर एज द रिमूवल ऑफ ए कैग, that is Controller and Auditor General, second Judges of the Supreme Court, third Attorney General of India, and four is Cabinet Minister. क्या होगा सही आंसर? Please post your answer in the comment section. If you have any doubt related to this particular topic, kindly post that also. If you want any other topic to be the video to be made on it, kindly post that also. चलिए तो फिर मैं आपसे मिलूंगी फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।